अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स मेंटोर। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल और आज हम चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्री फॉल मोशन एंड वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी का अपरेंट वेट नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट वेटलेस होता है। तो ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यही बात आपको आपकी टेक्स्ट बुक की एक पिक्चर में भी समझाई गई है कि जैसे हर चीज़ जो है वो पानी में फ्लोट कर रही होती है, इसी तरह पानी हो, इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, भारी से भारी, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि जितनी भारी भी चीज़ क्यों ना हो, आप उसको अपनी फिंगर की टिप पर भी उठा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वेटलेस है। ये आप नोट करेंगे कि आपको एस्ट्रोनॉट्स जो हैं फ्लोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है जब वो अपनी रूटीन के काम करना चाहते हैं। तो ये आपके सामने वेटलेसनेस एक प्रॉब्लम के तौर पर मैंने रखा था। इस प्रॉब्लम का आज हमें सलूशन तलाश करना है, और वो सलूशन जो है वो कहलाता है आर्टिफिशियल तरीके से ग्रेविटी प्रोवाइड करना। किसको? एस्ट्रोनॉट्स को। सवाल ये है कि कौन से तरीके से हम इनको आर्टिफिशियल तरीके से ग्रेविटी प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा सवाल ये है कि आखिर कितनी। याद रखिएगा कि अगर ज़मीन हमें ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करना शुरू कर देना तो हमारा वज़न बढ़ जाता है, और अगर कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगी तो हमारा वज़न घट जाएगा। लिहाजा आर्टिफिशियल तरीके से जब आप ग्रेविटी प्रोड्यूस करेंगे तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ग्रेविटी इतनी ही प्रोड्यूस करें जितनी ये एस्ट्रोनॉट्स ज़मीन पे फील कर रहे थे, यानी जितना वज़न इनका ज़मीन पे था उतना ही आपने क्रिएट करना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, आप अगर इस साइड वाली दूसरी पिक्चर में देखें तो एस्ट्रोनॉट्स एक रिंग की शेप के टायर की ट्यूब की शक्ल के स्पेसशिप के अंदर हैं, और उनके पाँव जो हैं फर्श के साथ लगे हुए हैं। ये तभी हो सकता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर होना शुरू हो जाए, ये जब आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो जाए। हमारा वज़न इस वजह से है क्योंकि हमें ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और ये जो फ्लोर है वो हमें रिएक्शन ऑफर कर रहा है। इन एस्ट्रोनॉट्स को फ्लोर रिएक्शन ऑफर करेगा तो ही ये इनका वज़न जनरेट होगा। लिहाजा आर्टिफिशियल तरीके से ग्रेविटी प्रोड्यूस करने का तरीका ये है कि जो स्पेसशिप है इसको न सिर्फ ऑर्बिटल मोशन दी जाए बल्कि स्पिन मोशन भी दी जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा है और अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन भी कर रहा है, जिस तरह अर्थ सन के गिर्द ऑर्बिटल मोशन भी कर रही है और अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन भी कर रही है। एग्जैक्टली इसी तरह ये स्पेसशिप भी अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव करेगी अलॉन्ग विद द ऑर्बिटल मोशन अराउंड अर्थ। अर्थ के गिर्द ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन भी करेगी। अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जब आप इसको इस एक्सिस के गिर्द स्पिनिंग देना शुरू करेंगे तो ये घूमना शुरू कर देगा। घूमने का फ़ायदा ये होगा कि ये जो फ्लोर है, इस स्पेसशिप का जो फ्लोर है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर करना शुरू कर देगा। जो एस्ट्रोनॉट इस टायर की ट्यूब की शक्ल की स्पेसशिप में जिस जगह पे भी है, ये वहीं फ्लोर के साथ उसके पाँव टच होना शुरू कर देंगे, जो कि पहले नहीं कर रहे थे। पहले ये फ्लोटिंग कर रहे थे, ये जिस ओरिएंटेशन में चाहें, सर नीचे पाँव ऊपर, जिस शक्ल में जिस ओरिएंटेशन में सोना चाहें सो भी सकते थे। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जब ये फ्लोर ऑफर करना शुरू कर देगा, आप जानते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, लिहाजा ये जो फ्लोर है रिएक्शन ऑफर करना शुरू कर देगा, उससे इसके पाँव इसके साथ टच होना शुरू कर देंगे, गोया इनका वज़न जनरेट हो जाएगा। सो आर्टिफिशियल तरीके से ग्रेविटी पैदा करने का यही तरीका है कि इस स्पेसशिप को अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन दे दी जाती है, उससे इनका वज़न जनरेट होगा। मैं आपको इस पिक्चर से मिलती जुलती एक कॉमन लाइफ से एग्जांपल बताता हूँ। आप एक डोल के अंदर, एक बर्तन के अंदर पानी डाल के और उसको तेज़ी से घुमाना शुरू कर दें, गोल गोल घुमाना शुरू कर दें। जब वो ऊपर को पहुंचेगा आपके सर के ऊपर वाली साइड पे, तब भी पानी नीचे को उससे बाहर नहीं गिरता। उसकी वजह यह है कि आपके गोल गोल घुमाने से सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर हो रही है, और
जो फ्लोर है उस बर्तन का, उस डोल का जो फ्लोर है, बॉटम है, वो पानी को रिएक्शन ऑफर कर रहा है, तो उसकी वजह से वो नीचे को नहीं गिरता। ठीक है, ये आप घर में भी टेस्ट कर सकते हैं। आप अगर उसको तेज़ी से गोल गोल घुमाना शुरू कर देंगे तो इवन कि वो उल्टा हो चुका है, सर के ऊपर से गुजरते हुए वो उल्टा होगा, लेकिन पानी उसमें से उस वक्त नहीं गिरेगा। मैंने आपको ये बात भी बताई हुई है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स हम जनरेट करेंगे वो इतनी जनरेट करेंगे कि जो उससे पैदा होने वाली ग्रेविटी है वो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी है उसके ही बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस यानी कि फ्रीक्वेंसी जो स्पिन मोशन की फ्रीक्वेंसी है वो एडजस्ट करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी कि एस्ट्रोनॉट जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही फील करें जैसे कि वो अर्थ पर फील करते हैं, बिल्कुल रूटीन में नॉर्मल। ठीक है, अब हमने इसको स्पिनिंग देना शुरू कर दी और इसने रोटेट करना शुरू कर दिया। आप ज़रा एक दफ़ा पिक्चर को फिर से देख लें कि ये जो स्पेसशिप है इसका सेंटर से सरफेस तक का जो फासला है ना, इसको मैं कह रहा हूँ रेडियस ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, इस सैटेलाइट का जो रेडियस है उसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है। जाहिर है इसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जिसका प्रूफ ऑलरेडी आप देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अब इसमें आर रेडियस है, इस वी को ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। ये हम अभी देखते हैं कि ये कैसे फाइंड होती है। ठीक है, और AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब मैंने आपको ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि एस्ट्रोनॉट का जो वज़न है वो स्पेसशिप के अंदर उतना ही होना चाहिए कि जितना अर्थ के ऊपर होता है, तो उसके लिए ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इट मस्ट बी इक्वल टू जी। जी क्या है? अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि अर्थ जितनी ही ग्रेविटी प्रोड्यूस करें तो AC की जगह आपको G पुट करना पड़ेगा। तो जब मैं इस जगह पे G पुट कर देता हूं और ये जो V है इसकी जगह मैं R ओमेगा पुट करने लगा हूं। आप लेक्चर नंबर 2 में देख लीजिएगा कि हम V इक्वल टू R ओमेगा प्रूव कर चुके हैं। सो V की जगह R ओमेगा और AC की जगह G पुट कर दूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाती है। इसमें R का ऊपर स्क्वायर देखें, नीचे एक आ रहा है ऊपर दो आ रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा और फिर मैं जब बाकी जो बचता है उसको लिखता हूं तो G इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा तरतीब चेंज करने के लिए मैं R को डिवाइड करके उस साइड पर ले जाता हूं, उसके बाद स्क्वायर रूट लेता हूं तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाती है G डिवाइडेड बाय R होल अंडर द रूट। अब हम जानते हैं कि ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, जिसके डेफिनेशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अगर ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो एंगल की वैल्यू होगी 2 पाई रेडियन और टाइम बराबर हो जाएगा टाइम पीरियड के। टाइम टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। सो मैं ओमेगा की जगह 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी लिख लेता हूं। अब हम ये बात भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो मैंने यहां पर जो टाइम पीरियड लिखा था उसके बजाय f लिख दिया, तो 2 पाई f इज इक्वल टू दिस। अब आपने 2 पाई को डिवाइड करके दूसरी साइड पर ले जाना है, f अकेला हो जाएगा। सो आपके पास फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये हमें क्या देती है? इससे हमें ये पता चलता है कि हमने आखिर कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ स्पिन मोशन करवानी है ताकि वो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेसशिप के अंदर उनका वज़न जनरेट हो सके, और वो भी कितना होना चाहिए? जितना अर्थ के ऊपर होता है। अब ये हमें समझ आ चुका कि हम ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। भाई ये तो स्पिनिंग मोशन देनी पड़ेगी, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ? इसके लिए इस इक्वेशन के अंदर आपने G यानी कि 9.8 पुट करना है ताकि अर्थ जितनी ही ग्रेविटी जनरेट करें, और R यानी कि रेडियस ऑफ योर सैटेलाइट पुट करना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो इससे हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। अच्छा, सैटेलाइट्स की एक दफ़ा फिर से बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा टच दिया था पिछले लेक्चर्स में कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं वो स्पेस व्हीकल्स होती हैं जो कि अर्थ के गिर्द या किसी भी दूसरे प्लैनेट के गिर्द ऑर्बिट कर रही होती हैं। इनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है, इनको भेजने का पर्पस डिफरेंट हो सकता है, ये मुख्तलिफ हाइट्स पर हो सकते हैं, और जब इनको लॉन्च किया जाता है एक ऑर्बिट में पुट कर दिया जाता है, जिन ऑर्बिट्स को बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट्स, तो उसके लिए इन रॉकेट की हेल्प चाहिए होती है। यानी उन पार्किंग ऑर्बिट्स तक भेजने के लिए रॉकेट्स
के ज़रिए इनको भेजा जाता है। चंद एक सैटेलाइट्स और उनके पर्पसेस लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो है नेविगेशन सैटेलाइट्स। तो नेविगेशन सैटेलाइट्स वो होते हैं कि जो कि आपकी लोकेशन वगैरह पता करने के काम आते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में यूँ लिखा हुआ है कि ये जो GPS है ना, एकदम से सैटेलाइट है वो आपकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है। ये एक्चुअली 24 सैटेलाइट्स हैं जो कि आपकी हर वक्त हर जगह पर दुनिया में लोकेशन चेक कर सकते हैं। और ये तकरीबन अर्थ की सरफेस से 20,000 किलोमीटर, अर्थ की सरफेस से 20,000 किलोमीटर हाइट के ऊपर जाके इनको लॉन्च किया गया है। ये तादाद में 24 हैं और ये बड़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन सैटेलाइट जो हैं उनका मकसद जो है वो लोकेशन किसी भी चीज़ की ट्रैक करना होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सैटेलाइट्स भी अवेलेबल हैं जिनमें हमारा मकसद टीवी सिग्नल्स हो गए, रेडियो सिग्नल्स हो गए, टेलीफोन, इंटरनेट हो गया, इन सब की कवरेज करना और इनकी सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। इसकी एग्जांपल, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की एग्जांपल इन्होंने एक नाम लिया हुआ है बुक में, ऑप्टस D1, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कवरेज प्रोवाइड करता है। ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं ये आमतौर पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है ये कौन से सैटेलाइट हैं? बेसिकली ये वो सैटेलाइट्स हैं जो कि ज़मीन से जब भी आप देखेंगे आपको स्टेशनरी नज़र आएंगे, आपको लगेगा कि हर वक्त एक ही जगह खड़े हैं। इसकी वजह आपको अभी समझ आती है 2 मिनट के अंदर अंदर। मैं यहाँ पर बुक में इस्तेमाल होने वाला एक लफ्ज़ फुटप्रिंट एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको स्टडी में मसला ना हो। देखें, एक सैटेलाइट जो होता है वो एक ख़ास लिमिटेड एरिया के अंदर ही सिग्नल रिसीव और सेंड कर सकता है। लिहाजा जितना एरिया वो कवर कर सकता है, जितनी एरिया में वो अपनी कवरेज प्रोवाइड कर सकता है, उस एरिया को बोलते हैं फुटप्रिंट ऑफ अ सैटेलाइट। तो ये बुक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, सो मैंने मेंशन कर दिया। ये एक नेविगेशन मैंने कहा सैटेलाइट है, एक मैंने कहा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, और एक तीसरी टाइप ये वेदर सैटेलाइट्स। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा बारिश होने वाली है, बारिश नहीं होने वाली, क्लाउड्स ऐसे हैं, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर इस इलाके का ऐसा होगा, ह्यूमिडिटी इतनी है। तो इसके लिए वेदर सैटेलाइट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको लॉन्च करके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो ये चंद एक फेमस जो नोन है वो सैटेलाइट्स आपकी बुक में मेंशन थे। अब आ जाते हैं उस वेलोसिटी की तरफ जो मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया था कि हम देखने वाले हैं। तो उस ऑर्बिटल वेलोसिटी है जब आपने एक सैटेलाइट को एक ख़ास हाइट पर ले जाकर रॉकेट की मदद से लॉन्च कर दिया, तो अब वो ज़मीन के गिर्द इनडेफिनेटली रिवॉल्व करता रहेगा। ज़मीन या कोई दूसरा प्लैनेट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है अर्थ हो। हम चूँकि इस वक्त अर्थ की बात करें तो ज़मीन के गिर्द वो एक फिक्स वेलोसिटी के साथ ऑर्बिट करता रहेगा। इस वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड। देखें, जब कभी भी कोई सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करता है तो आप जानते हैं कि उसको कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर कर रहा होगा, और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर करती है किसको? सैटेलाइट को। क्या करने के लिए? कि वो घूमता रहे ज़मीन के गिर्द। अच्छा, अब आपको यहाँ कैलकुलेशन करनी होगी जिसमें ऑर्बिटल स्पीड का की वैल्यू और उसकी डिपेंडेंसी किन फैक्टर्स पर है किन पर नहीं है वो फाइंड करना है। तो हमने एक सैटेलाइट ले लिया जिसके मास को MS लिखा है, M फॉर मास और S फॉर सैटेलाइट, और वो ज़मीन के सेंटर से, नॉट फ्रॉम द सरफेस, ज़मीन के सेंटर से सैटेलाइट के सेंटर तक का जो फासला है उसको मैंने स्मॉल r से इंडिकेट कर दिया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं, G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। m1 हमारा अर्थ का मास है, me स्टैंड्स फॉर मास ऑफ अर्थ, जबकि ms मैंने बता दिया कि मास ऑफ सैटेलाइट। तो m1 m2 ये हो जाएंगे, r² का मतलब है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला तो आप इस चैप्टर में प्रूव कर चुके हैं, mv² डिवाइडेड बाय r। अगला स्टेप जो है वो कुछ एक चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। देखें, MS आपको दोनों साइडों पे नज़र आ रहा है, यहाँ एक R है, यहाँ 2 R है, एक R कैंसिल, जो बच जाएगा वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब v² नहीं चाहिए, v चाहिए, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा, मेरे पास ये आ गया। देखें, G और M मास ऑफ अर्थ जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो
कांस्टेंट को छोड़ दिया और r अंडर द रूट मैंने वैसे ही रख दिया। आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो इक्वालिटी और एक कांस्टेंट लगता है, तो आज आप उसका उल्टा कर दें, यानी इक्वालिटी और कांस्टेंट को हटाएं और प्रोपोर्शनैलिटी लगा दें। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ऑर्बिटल स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगली स्लाइड पर फिर देखते हैं कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और किन फैक्टर्स पे नहीं करती। देखें, ME मैंने कहा मास ऑफ द प्लैनेट या मास ऑफ द अर्थ है, तो ऑर्बिटल स्पीड मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है। इसी तरह R जो है वो रेडियस है, हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, उस पर भी डिपेंडेंसी है। जबकि आपको यहाँ मास ऑफ द सैटेलाइट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ऑर्बिटल स्पीड मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती, जबकि मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक बात और आपकी बुक में मेंशन्ड है कि हमने ये जो कैलकुलेशन की है इसके अंदर हमने ये अज्यूम किया है कि सर्कुलर ऑर्बिट्स थे, लेकिन प्रैक्टिकली ऑर्बिट जो हैं वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है बल्कि इस शेप के हैं, इसको एलिप्टिकल शेप कहते हैं, एलिप्स शेप है ये। अच्छा, इसमें मैंने सेंटर में आपका प्लैनेट, फिलहाल आप उसको अर्थ कह लें, और ये साइड पर आपको जो नज़र आ रहा है ये इसका सैटेलाइट है जो इसके गिर्द घूम रहा है। तो जब कभी भी ये अर्थ जो है उसके करीब होता है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जब ये अर्थ से दूर होता है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो एक्चुअली प्लैनेट्स की शक्ल कुछ ऐसी है, एलिप्टिकल शेप की है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। मैंने आपको अभी बताया था कि जो टाइप्स ऑफ द सैटेलाइट्स हैं उनमें एक जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं वो आमतौर पर जियो स्टेशनरी होते हैं, ताकि हर वक्त कम्युनिकेशन हर जगह से पॉसिबल हो, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक हर वक्त। अच्छा, देखें, जियो लफ्ज़ अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है और स्टेशनरी आप जानते हो रेस्ट या स्टैटिक के लिए। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ से देखने पर हर वक्त स्टेशनरी नज़र आते हैं। दूसरी बात ये कि इनको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? देखें, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरी के साथ मैच करना। दरअसल ये स्टेशनरी इसलिए नज़र आते हैं, हालांकि ये मूव कर रहे होते हैं, ये स्टेशनरी नज़र आने की वजह यह है कि जिस स्पीड से ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है उसी स्पीड से ये अर्थ के गिर्द ऑर्बिटल मोशन कर रहे होते हैं। तो इन दोनों स्पीड्स को आपस में मैच किया होता है, सिंक्रोनाइज किया होता है, इसलिए जब भी ज़मीन घूमती है साथ साथ ये भी उतनी स्पीड से घूमते हैं, लिहाजा हर वक्त हमें ये रेस्ट में नज़र आते हैं। तो जब ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर पूरा करती है ना, तो आप तो जानते हो कि तकरीबन 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स। इतनी देर में आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ने एक ऑर्बिटल मोशन का रेवोल्यूशन कंप्लीट किया होता है, एक चक्कर पूरा कर लिया होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अच्छा, अब हर ऑर्बिट जो है ना वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं होता। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट होता है? वो ऑर्बिट के जिसके अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं उनको कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। मैंने ये कहा है कि हर ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं होता, बल्कि इसकी एक ख़ास हाइट होती है, एक ख़ास डिस्टेंस होता है अर्थ के सेंटर से या अर्थ की सरफेस से। ये दोनों अब हम एक छोटी सी कैलकुलेशन से समझते हैं। देखें, आप जानते हैं अभी अभी हमने डिराइव किया है ऑर्बिटल स्पीड, ये फार्मूला है, और आप ये भी जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम। अब चूंकि यहाँ ऑर्बिटल मोशन हो रही है तो एक सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द जब एक चक्कर पूरा करता है ना, तो वो सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर कर चुका होता है, और एक चक्कर में जो टाइम लगता है हम जानते हैं कि वो टाइम पीरियड होता है, कैपिटल टी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो v इज इक्वल टू 2 पाई r, यानी कि 1 सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन जो है टाइम पीरियड के बराबर हुआ। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब कंपेयर करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा। मैं स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देता हूँ स्क्वायर अप्लाई करके। उससे अगला स्टेप जो है आप नोट करें, यहाँ लिखा हुआ है r स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है r।
तो आप इस r को उसके पास ले जाएंगे, r क्यूब हो जाएगा, और ये 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर जो है उस साइड पे जाकर आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाएगी। स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो स्क्वायर रूट लगता है, जबकि क्यूब को ख़त्म करना हो तो क्यूब रूट लिया जाता है। तो मैंने देखें क्यूब रूट जब अप्लाई किया तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ गया। अब आपको लेफ्ट साइड पे r नज़र आ रहा है। r क्या है? अर्थ के सेंटर से लेकर सैटेलाइट के सेंटर तक का डिस्टेंस। तो अगर आपको ये जानना हो तो इसका मतलब है कि राइट साइड पर मौजूद तमाम क्वांटिटीज हमें पता होनी चाहिए। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या नहीं पता। g तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है। me मास ऑफ अर्थ है 6 into 10 raised to the power 24 किलोग्राम। और कैपिटल टी क्या चीज़ है? ये कैपिटल टी इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल मोशन का टाइम पीरियड है, यानी ये वो टाइम है जिसमें ये एक रेवोल्यूशन अर्थ के गिर्द कंप्लीट करता है। और हम जानते हैं कि ये उतनी टाइम में कंप्लीट करता है जितनी देर में ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि 24 घंटे, जबकि 4 और पाई कांस्टेंट्स हैं। तो आइए राइट साइड पर मौजूद तमाम क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ देखते हैं और वो पुट करके चेक करते हैं। मैंने जी की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड, इन सब की वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट किया, क्यूबिक रूट लिया, तो मेरे पास r की वैल्यू कुछ इतनी आ जाती है। तो एक्चुअली अर्थ के सेंटर से इतने फासले पर जाकर किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर देंगे तो वो ज़मीन के गिर्द एक चक्कर 24 घंटों में कंप्लीट करेगा। आप इसको ज़मीन के सेंटर के बजाय ज़मीन की सरफेस से भी चेक करना चाहें तो इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो और ये हाइट ऐड करें तो स्मॉल r मिलता है। तो अगर आपको हाइट पता करनी हो सरफेस से लेकर सेंटर ऑफ द सैटेलाइट तक, तो आप इस r में से RE यानी रेडियस ऑफ अर्थ माइनस कर दें, आपको सरफेस से लेकर सैटेलाइट के दरमियान फासला पता चल सकता है। तो इस पिक्चर में आप देखें तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब आखिरी बात मैं आपको बताता हूँ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस हाइट पर होते हैं उस हाइट से ये ज़मीन का 1/3 पोर्शन यानी कि तकरीबन 33% पोर्शन कवर कर सकते हैं। वहाँ से सिग्नल ले भी सकते हैं और कहीं दूसरी जगह भेज भी सकते हैं। लिहाजा अगर 1/3 कवर करता है ना एक सैटेलाइट, तो हमें इस जैसे 2 और चाहिए ताकि पूरी की पूरी अर्थ जो है वो कवर हो जाए। लिहाजा 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द हर वक्त ऑर्बिट करते जा रहे होते हैं। हर एक का दूसरे से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल वो है 120 डिग्रीज। तो ये था जी आपका जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। मैं यहाँ पर अपने आज के लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज वाला पार्ट करेंगे। तब तक के लिए मोहम्मद मुजम्मिल को फिज़िक्स मेंटोर से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।